हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर चैनल इकरा क्लासेज। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। सभी लोग जुड़ जाइए, पहले अपने अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं इस शेर के साथ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए, पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा। तो चलिए आंसर कीजिए। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक कारखाना या सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सी है? डिगबोई, मथुरा, बरौनी या जामनगर? आंसर कीजिए, आंसर कीजिए सब लोग। तब तक इसके हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत में सबसे पुरानी तेल शोधक कारखाना की बात तो ठीक है। तेल शोधक अगर कारखाना को देखें, तेल शोधक कारखाना, तो भारत में कुल सार्वजनिक क्षेत्र का, सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में 18 है। और वैसे कुल की बात करें टोटल, तो वो 23 से 25 है। और जो प्रमुख है, प्रमुख तेल शोधक कारखाना की अगर बात करें, तो प्रमुख तेल शोधक कारखाना में हो जाएगा आपका डिगबोई, हल्दिया, गुवाहाटी, मथुरा, बरौनी, पानीपत और बीना। तो ये 7 है जो प्रमुख है। इनमें से एक अपना है बरौनी। बरौनी का तेल शोधक कारखाना अपना बिहार में है। अब इनमें से अगर बात की जाए कि सबसे पहला कौन है, सबसे पुराना कौन है, तो वो हो जाएगा आपका डिगबोई। तो जिन जिन का आंसर ए था, सही था। इसका स्थापना हुआ था 1901 में। डिगबोई है कहाँ? तो ये पूर्वोत्तर राज्य असम में है। चलिए अब दूसरा नंबर। कहता है किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है? किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है? तूतीकोरिन, न्यू मंगलोर, कांडला या मुंबई? किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? आंसर लगाइए जल्दी। तब तक इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि भारत में कुल कितने बंदरगाह है। अगर आप लोगों को बंदरगाह के बारे में मालूम नहीं हो, तो समुद्र में या नदी भी कह सकते हैं, समुद्र में ज़्यादातर होता है कि समुद्र का वो स्थान जहाँ पे जहाज को इकट्ठा किया जाता है। जिस जगह पे जहाज़ों को इकट्ठा किया जाएगा, जहाँ से जहाज के द्वारा व्यापार किया जाता है और जहाज को इकट्ठा किया जाता है, उस जगह को बंदरगाह कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। इसमें से एक यहाँ हो जाएगा आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जो कि गुजरात में है। उसके बाद एक ये है मुंबई पोर्ट का, जो महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह यही है, मुंबई पोर्ट का। इसकी व्यस्तता को कम करने के लिए मुंबई में एक और पोर्ट बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बनाया गया था। उसके बाद छोटे से राज्य गोवा में मर्मागांव पोर्ट है। यहाँ से सबसे अधिक लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि भारत में कौन सा बंदरगाह है जहां से लौह अयस्क का सबसे अधिक निर्यात किया जाता है, तो वो है आपका मर्मागांव पोर्ट। उसके बाद न्यू मंगलोर है, कुछ खास नहीं है वो। कोच्चि पोर्ट केरल का, केरल का कोच्चि पोर्ट मसालों के लिए प्रसिद्ध है कि मसाला दुनिया में भारत से यही इसी पोर्ट से निकलता है। इसी पोर्ट से मसालों का निर्यात किया जाता है, केरल के कोच्चि पोर्ट से। उसके बाद है चेन्नई का पोर्ट, तमिलनाडु में। चेन्नई का पोर्ट सबसे पुराना पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट। उसके बाद है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट, यह सबसे गहरा पोर्ट है। इसकी खास बात यह भी है कि छत्तीसगढ़
से यहाँ पर लौह अयस्क लाई जाती है और यहाँ से दक्षिण कोरिया और जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भारत के किस बंदरगाह से जापान और दक्षिण कोरिया को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है, तो वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह। इसके अलावा एक क्वेश्चन, एक फैक्ट ये भी बनता है जापान के बारे में कि दुनिया का कौन सा ऐसा विकसित देश है जो बहुत ही ज्यादा विकसित है लेकिन उसके पास अपना लौह अयस्क नहीं है, तो वो है जापान। जापान 100% लौह अयस्क निर्यात करवाता है, आयात करता है वो अपना कंट्री में, हम लोग उसको निर्यात करते हैं। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह, कि दीनदयाल बंदरगाह का नाम बदल के कांडला बंदरगाह कर दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं? यह कथन किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, एपीजे अब्दुल कलाम का है, इंदिरा गांधी का है, या कर्पूरी ठाकुर का है? अगर कर्पूरी ठाकुर का बात किया जाए तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके अलावा ये बिहार के 2 बार सीएम भी रह चुके हैं और इन्होंने ही अपने शासन काल में बिहार से इंग्लिश को अनिवार्यता करके, कंपलसरी करके, नंबर नहीं जोड़ने वाला सब्जेक्ट बना दिया कि इंग्लिश अनिवार्य तो है लेकिन इंग्लिश में पास होना ये अनिवार्य नहीं है। अगर आप इंग्लिश में एग्जाम लिखते हो तो भी पास हो, अगर आप फेल कर जाते हो तो भी पास हो, लेकिन अगर आप इंग्लिश में एब्सेंट हो जाते हैं तो आप फेल कर जाओगे। तो इंग्लिश को बाद में चल करके कर्पूरी हैंड का नाम दे दिया गया था। जब कर्पूरी ठाकुर ने इंग्लिश को कंपलसरी सिर्फ किया था और उसमें अगर आप पास नहीं भी करोगे तो भी पास हो जाओगे, तो लोगों ने मजाक के तौर पे कर्पूरी ठाकुर के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट को कर्पूरी हैंड का नाम दे दिया था। चलिए बात करते हैं इंदिरा गांधी की। तो भारत की पहली पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, आयरन लेडी। अगर बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो इनको सरदार की उपाधि मिली है, सरदार की उपाधि दी गई थी, सरदार की उपाधि मिली है। किसने दिया था? तो ये बारदोली सत्याग्रह के वक्त में बारदोली की औरतों ने दिया था, वहां की महिलाओं ने दिया था। अगर क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, ये किसने कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो आप में से जिन जिन का आंसर एपीजे अब्दुल कलाम है, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है निम्न राष्ट्रीय जलमार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है? सबसे कम की बात की जा रही है कि सबसे कम किसकी है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, किसकी सबसे कम लंबाई है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन आंसर होगा? अगर हम लंबाई की बात करें तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का लंबाई है टोटल 1620 किलोमीटर, भारत का सबसे लंबा जलमार्ग। सबसे लंबा जलमार्ग कहां से कहां तक है? तो ये है प्रयागराज से हल्दिया तक, प्रयागराज से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर। दूसरा का अगर बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग तो ये है 891 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 तो ये है 168 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 तो ये है 1078 किलोमीटर। चलिए जल्दी से आंसर लगाइए, आंसर क्या होगा? तो आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 3। तो इसका आंसर सी है, बिल्कुल करेक्ट है। अब जलमार्गों के रूप में देख लेते हैं कि भारत में कुल कितने जलमार्ग हैं। तो ऐसे देश में कुल 111 जलमार्गों को स्वीकृति मिली हुई है, लेकिन अच्छे से काम जो कर रहा है वो तकरीबन 6 ही है। जिसमें जो पहला जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग पहला, वो है प्रयागराज से हल्दिया की ओर, प्रयागराज से ये हल्दिया की है। उसके बाद दूसरा है असम में, उसके बाद तीसरा यहाँ से ऐसे ऐसे चलना है, ये हो गया पहला और दूसरा। उसके बाद इधर से चलेंगे तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो तीसरा हो गया केरल में,
चौथा हो गया आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सबको लेके। पांचवा हो गया उड़ीसा में, और छठा आपका हो गया मिजोरम। तो कुल 6 है, जिसमें से अगर आप देखो लंबाई के रूप में तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपका NW1, सेकेंड नंबर पे आता है NW4, और सबसे छोटा की अगर बात की जाए इसमें दिखने के रूप में तो सबसे छोटा आपका हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 3, NW3। तो चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट जवाब था। अब है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। उर्वरक संयंत्र का मतलब होता है कि खेती के लिए उपयुक्त चीजें चाहिए होंगी, तो सबसे पहला स्थापित किया गया था झारखंड में। झारखंड में सबसे पहला स्थापित किया गया था, और इसको समर्पित था, हरित क्रांति को समर्पित था। ये हरित क्रांति को समर्पित था। हरित क्रांति का, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक हो जाएंगे डॉक्टर एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एस स्वामीनाथन, ये भारत में हरित क्रांति का जनक है। तो बताइए इसमें से, इन चारों में से कौन आंसर है? चुनार है, कोरबा है, बर्नपुर है, या सिंदरी है? कौन है इसमें से, चारों में से आंसर कौन होगा? तो सबसे पहला खोला गया था झारखंड में, और इसमें से झारखंड का जो एक इलाका है सिंदरी, वहीं पर उर्वरक संयंत्र सबसे पहला स्थापित किया गया था। चलिए, तो जिन जिन का आंसर डी है करेक्ट होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? राजस्थान में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, या बिहार में है? किस राज्य में इंदिरा गांधी नहर परियोजना है? आंसर लगाइए। तो अगर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करते हैं तो ये भारत की सबसे बड़ी नहर है। सबसे बड़ी नहर है। इसे जो भारत का सबसे बड़ा नहर है, इसको बनाया गया था पंजाब में सतलज और ब्यास नदी, सतलज और व्यास नदी के संगम पर एक बराज है। बराज है हरिके बराज। हरिके बराज है, हरिके बराज, यहीं से इसको निकाला गया था। भारत की सबसे बड़ी नहर है और हरिके बराज से निकाला गया था, और निकाल करके भारत का सबसे सूखा इलाका जो है, रेगिस्तानी इलाका, वहां पर इसको ले जा करके बड़े इलाके को सींचा गया था, जिससे इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पहले राजस्थान परियोजना कहा जाता था, बाद में इसका नाम चेंज करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहा गया। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान में। जिन जिन का आंसर राजस्थान था करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? तो बताइए गुजरात में कौन है? क्या वो रुद्र सागर है, नाहरकटिया है, अंकलेश्वर है, या डिगबोई है? गुजरात में कौन सा है? जल्दी बताइए गुजरात में कौन सा है? तो रुद्र सागर की बात करें, नहरकटिया की बात करें, और डिगबोई की बात करें, इनमें से तीनों मिलकर के एक ही राज्य में होता है। अगर डिगबोई असम राज्य में है तो ये तीनों कौन सा राज्य में होगा? ये तीनों भी असम में ही होगा। बच कौन गया है? अंकलेश्वर। अंकलेश्वर जो बचा हुआ है यही आंसर है, यही गुजरात में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन पूछता है कि तरबूज किस प्रकार की फसल है? जायद है, खरीफ है, रबी है, या इनमें कोई नहीं? आंसर लगाइए। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाइए। तरबूज किस प्रकार की फसल है? जायद, खरीफ, रबी? जायद है, खरीफ है, रबी है, किस प्रकार की फसल है? फसल ऋतुओं की बात करें तो कुछ इस प्रकार से फसल ऋतुएं हैं, जैसे रबी फसल। अगर रबी फसल की बात करें तो ये शीतकाल में की फसल है, शीतकाल में उगती है, और इसकी बुआई की जाती है अक्टूबर से नवंबर में, और काट लेते हैं इसको अप्रैल तक, मार्च अप्रैल में।
ठंड का मौसम शुरू हो जाता है अक्टूबर से नवंबर में, मतलब शुरुआती ठंड के टाइम में। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा ठंड हो तो उस टाइम में गेहूं वगैरह ये सब जो होगा वो ठंड के मारे मर जाएगा। इसीलिए शुरू के ठंड में और शुरू के गर्मी में इसे काट लेते हैं। तो शुरुआती ठंड कब शुरू होता है? अक्टूबर नवंबर में। और शुरुआती गर्मी कब आता है? फरवरी के बाद मार्च अप्रैल में। इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो गेहूं होता है, जौ होगा, चना होगा, मसूर होगा और आलू होगा। तो इस प्रकार की फसल रबी फसल कहलाती है जो ठंड के मौसम में बोई जाती है। जायद फसल कौन है? जायद मतलब ज्यादा, अलग से, मतलब इधर देखिए गेहूं की फसल, जौ, चना, मसूर, आलू, और इधर देखिए कपास, मूंगफली, सोयाबीन। तो ये सब हो गया। धान है, बाजरा है, मक्का है, उड़द है। इन लोग को अगर मतलब कि धान, गेहूं, जौ नहीं खाएं तो गुजारा नहीं हो पाएगा। लेकिन जो जायद है, एक्स्ट्रा फसल है, जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया। खरबूज, तरबूज ये सब कोई ऐसी चीजें नहीं है कि आप इसी को खा करके जिंदा हो। खाने की जो चीजें हैं वो है जैसे धान, जैसे गेहूं। ये सब चीजें हम लोग उत्तर बिहार में या बिहार में, अपना उत्तर भारत में यही भोजन है हम लोगों का। तरबूज नहीं मिलेगा और खरबूज नहीं मिलेगा तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इसको जायद मतलब एक्स्ट्रा, ज्यादा वाला फसल कहा गया। टोटल तीन मौसम है, पहला, दूसरा और तीसरा, जिसमें रबी फसल बोई जाती है ठंड के मौसम में। और जो गर्मी के मौसम में बोया जाएगा, प्योर गर्मी के मौसम में, वो जायद फसल होगा। बहुत ही ज्यादा जिस टाइम गर्मी होता है तो याद कीजिए, बहुत ही ज्यादा गर्मी के टाइम में हम लोग क्या खाते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं? उस टाइम में तो खाते हैं तरबूज खाते हैं, खरबूज खाते हैं, और खीरा वगैरह का मतलब उस टाइम में सेवन बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे याद रह जाएगा, याद कर लीजिएगा कि ज़्यादा, एक्स्ट्रा, मतलब खाने की चीज़ों से एक्स्ट्रा जो चीज़ है तरबूज और खरबूज, तो ये सब चीज़ें जायद फसल में आएगी। और ये प्योर गर्मी के काल में होगा। समय होगा उसका अप्रैल जून का, अप्रैल से जून तक, मतलब ये कम अल्पकालीन होता है, कम से कम समय में ही ये तैयार हो जाता है। तो इसमें सब्जी हो जाएगा, खीरा हो जाएगा, ककड़ी हो जाएगा, तरबूज हो जाएगा और खरबूज हो जाएगा, ये जायद में हो जाएगा। खरीफ की फसल ये वर्षा काल का होता है, मतलब बारिश नहीं होगी तो ये फसलें नहीं होंगे, और बिहार में तो और नहीं हो। बारिश बहुत ज़रूरी है बिहार के लिए। अगर बिहार में बारिश नहीं होता तो इसको उगाया नहीं जा सकता, और बारिश होता भी है तो बाढ़ आ जाता है। तो धान हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, उड़द हो गया, कपास है, मूंगफली है, सोयाबीन है, तो ये सब खरीफ की फसलें हैं। वर्षा काल की फसल को खरीफ फसल कहते हैं, और जो ठंड के मौसम का होता है उसको रबी कहते हैं, और जो एक्स्ट्रा फसल होगा उसको जायद कहते हैं। इन सबको याद करने का तरीका क्या है? तो जायद वाला एक्स्ट्रा में याद कर लीजिएगा कि अलग से एक्स्ट्रा जो होता है वो जायद हो जाएगा। खरीफ कह सकते हैं, धान को देख लीजिए तो धान खरखर करता है, तो खरखर से खरीफ याद कर लीजिए, बच गया सो गेहूं वाला रबी फसल। तो इसमें जो ऑप्शन था जायद, खरीफ, रबी, इनमें से क्या लगता है आपको, कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ देखिए जायद में है आपका तरबूज और खरबूज, तो इसका आंसर हो जाएगा जायद। तरबूज किस प्रकार की फसल है? जायद फसल है। तो जायद जिन जिन का है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 9वां है, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। इसके जो संस्थापक थे एओ ह्यूम थे, और इसका जो पहला अध्यक्ष था, पहला अध्यक्ष थे, उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसके जो पहले महासचिव थे, पहले महासचिव ये एओ ह्यूम थे। 1885 से लेकर के 1906 तक ये एओ ह्यूम रहे, मतलब महासचिव रहे। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भारत के कांग्रेस संगठन का सबसे ज्यादा वक्त तक के लिए महासचिव कौन रहे, तो वो एओ ह्यूम ही थे। अगर बात करते हैं कि इसके पहले सत्र में कितने लोग थे, तो ऑप्शन है 65, 72, 75 और 87। तो बताइए कि इनमें से कितने लोगों ने पहले सेशन में हिस्सा लिया था? पहले सेशन में कुल 72 लोगों ने भाग लिया, और इसमें से सुरेंद्र नाथ बनर्जी
अब्सेंट थे, मतलब उपस्थित नहीं थे। ये अपने कलकत्ता वाले सेशन में इनका खुद का पार्टी था जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। तो इसकी बैठक में ये लगे हुए थे। 72 में जो शामिल था उसमें से 2 मुस्लिम थे, और महिलाओं की संख्या की बात की जाए तो वो कोई नहीं थी। और बिहार से कितने लोग थे, तो बिहार से भी कोई नहीं था। तो बिहार से भी 0 हो गया, महिलाओं की संख्या भी 0 हो गया, और मुस्लिम लोग सिर्फ 2 थे। तो इसका जो ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर है, कुल आंसर इसका हो गया 72। 72 लोग ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में शामिल थे। अब है क्वेश्चन नंबर 10। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड मिंटो? तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। बात करते हैं कर्जन की। लॉर्ड कर्जन के टाइम में ही भारत में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने ही किया था। अगर बात करते हैं लॉर्ड इरविन की, तो लॉर्ड इरविन जो थे चंपारण सत्याग्रह के टाइम में चंपारण का गवर्नर थे। लेकिन 1930 में ये वायसराय थे, और उसी टाइम में भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। इधर लॉर्ड मिंटो की बात की जाए तो लॉर्ड मिंटो जो था, इसके टाइम में ही कुछ खास चीजें हुई थी, बहुत ही डेंजर चीजें। तो इसने अपने शासन काल में एक वाक्यांश बोला था, हम थोड़ा उसको लिख देते हैं। इसने कहा था कि हम भारत में नाग के दांत बो रहे हैं। नाग के दांत बो रहे हैं, जो एक न एक दिन यह भारतीयों को जरूर डसेगा। ये बात इसने क्यों बोली थी? कि इसलिए कहा है कि इसने 1906 में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी थी। मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी थी। इसी मुस्लिम लीग को लेकर के इसने कहा था, और इसी के शासनकाल में 1909 में एक इसने संविधान लाया था, भारत के लिए कानून लाया था, जिसमें मुसलमानों से वादा किया था पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, तो इसने पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया था, जिसके बाद से ही भारत में बहुत ही ज़्यादा हिंदू और मुस्लिम का सिचुएशन क्रिएट होने लगा था। बात करते हैं इसमें कि बंगाल विभाजन किसने वापस लिया है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम में ही बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, और इसी के टाइम में, रद्द के समय में ही बिहार का गठन हुआ। और इसी टाइम में जो राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली गई। कलकत्ता से दिल्ली गया था राजधानी। तो 1911 तक के भारत की राजधानी कलकत्ता थी, उसके बाद भारत की राजधानी दिल्ली हो गई थी। तो इसका आंसर हो गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, बिहार हुआ या केरल हुआ? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या केरल में? कौन सा आंसर होगा? आंसर लगाइए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार या केरल? तो बात अगर मोपला की कर लेते हैं, तो मोपला शब्द का अर्थ क्या है? मोपला शब्द का अर्थ है दामाद। केरल के भाषा में मोपला शब्द का अर्थ है दामाद। ये दामाद का मतलब क्या हुआ? तो जैसे पुराने समय में जब भारत दुनिया से व्यापार करना शुरू किया था, तो उस टाइम में दुनिया के अलग अलग देशों से भारत में लोग आया करते थे। वैसे ही भारत में अरब से भी लोग आए। अरब से लोग जब आना शुरू किए तो वो मालाबार तट पे आए। मालाबार तट पे,
मालाबार तट पे आए और आने के बाद जैसे बहुत ही ज़्यादा लंबी दूरी पड़ती थी भारत से सऊदी अरब का। उस टाइम में समझो कि मतलब एरोप्लेन वगैरह तो था नहीं, आना जाना है तो नाव से जहाज से ही आना जाना होता था, तो लंबा टाइम लगता था, 1 साल 1 महीना 2 महीना ऐसा करके टाइम लग जाता था। तो उन लोगों ने क्या किया कि इस तरह से जैसे कि वहां से अगर निकला यहाँ पहुंचा, एक तो ऐसे ही टाइम लग गया, ऊपर से यहाँ सामान इकट्ठा करने में भी टाइम लग जाता। तो उसके लिए इन लोगों ने देखा कि कुछ लोगों को भारत में ही छोड़ देते हैं, भारत में ही छोड़ देते हैं। तो भारत में छोड़ दिया, तो भारत में छोड़ने के बाद बहुत दिनों तक के रहने के मतलब कि बहुत दिनों तक रह रहे थे उन लोग। तो उसी टाइम में उन लोगों ने भारत की औरतों से शादी किया, शादी किया। अब शादी कर लिया तो भारत के लिए तो वो दामाद बन गए ना। और हम लोग अपने भाषा में दामाद कहते हैं, लेकिन उन लोग तो अपने भाषा में मोपला कहता है। तो बहुत बड़े इलाके में सऊदी अरब के लोग या अरब वाले लोग यहाँ पे दामाद बन गए, और उन लोगों का समझो कि गांव टाइप का बस गया। तो उन लोगों द्वारा किया गया विद्रोह ही मोपला विद्रोह कहलाता है। इसका नेतृत्व किसने किया था मोपला विद्रोह का? तो इसका नेतृत्व किया था अली मुसालियार ने। अली मुसालियार या मुगलियार, अली मुसालियार ने किया था। जिस टाइम में ये नेतृत्व या नेता काम किया था, जिस टाइम में ये आंदोलन हुआ था, उस टाइम में भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहा था। तो ये आंदोलन पहले तो चला था किसान को लेकर के, जमींदारों ने हमें लूट लिया है, किसानों को लेकर के, अर्थात ये खुद किसान थे और इन लोगों ने आंदोलन कर दिया था कि हम किसान तो है लेकिन हम अब बहुत ही ज़्यादा निर्धन किसान हो गए हैं, गरीब किसान हो गए हैं। जब इससे पहले अंग्रेजों से पहले दूसरे किसी राजा का शासन था, उस टाइम में हमारी हालत ठीक थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि जमींदार बदल गए हैं। पहले ये खुद जमींदार थे मुस्लिम लोग, लेकिन अब यहाँ पे जमींदार हिंदू लोग हो गए थे। और यहाँ पे जो राजा था, पहले राजा कोई और था, लेकिन अब कौन सा शासन आ गया? अब अंग्रेजों का शासन आ गया। तो दोनों चीजें बदल गई। पहले खूब मस्ती किया करते थे क्योंकि इनके पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन अब जमींदार बदल गया और शासक बदल गया, तो इनकी हालात बहुत ही दयनीय हो गई, मतलब हालात खराब होने लगा। जब बात यहाँ हिंदू और मुस्लिम की आ गई, वैसे ही इसमें सांप्रदायिक और रिलीजन वाला, समझिए कि धार्मिक आंदोलन ये कन्वर्ट हो गया था। पहले ये शुरू हुआ था किसान आंदोलन के रूप में, लेकिन बाद में यह धार्मिक आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यह नेतृत्व अली मुसालियार ने किया था। और ये मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार तट पे। मालाबार तट कहाँ है भारत में? तो भारत में मालाबार तट है केरल में। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो बताइए नाइट की उपाधि त्यागी क्यों थी और किस घटना के बाद त्यागी थी? क्वेश्चन का ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा कांड, जालियांवाला हत्याकांड या साइमन कमीशन। भारत में साइमन कमीशन आया 1928 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। चौरी चौरा कांड हुआ 1922 को। खिलाफत आंदोलन जो चल रहा था ये 1919 में ही शुरू हो गया था। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ थे लोग, रॉलेट एक्ट के खिलाफ थे, तो सभी लोगों ने पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए। जिस दिन ये लोग इकट्ठा हुए थे उस दिन वैसाखी का पर्व था, और वैसाखी का पर्व था और शहर में मार्शल लॉ लग गया था। मार्शल लॉ का मतलब सैनिक शासन लग गया था। सैनिक शासन में होता है कि आप सभा नहीं कर सकते हैं, 10-15 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। जो कि जालियांवाला बाग जो था ये ग्रामीण इलाका था, गांव का इलाका था। तो उस जमाने में थोड़े ना मतलब मीडिया न्यूज रिपोर्टर वाला चैनल पे बैठ के हल्ला करता था, जिसकी वजह से सभी को मालूम चल जाएगा कि हाँ व्हाट्सएप फेसबुक के तहत पता चला है कि शहर में
लग गया है मार्शल लॉ। तो मालूम नहीं चला किसी को, सभी लोग जाकर के जालियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए। इसी पर चर्चा चल रहा था कि रॉलेट एक्ट का विरोध कैसे किया जाए। जो कि भारत में एक आदमी था, मतलब उस जगह पे एक आदमी था अमृतसर में, जिसका नाम था हंसराज। तो हंसराज क्या है कि अंग्रेजों को जाके खबर दे देता है कि आपके खिलाफ सभी लोग वहां जनसभा कर रहे हैं। अब ये बात अंग्रेजों के उस टाइम का जो जनरल था, जो सेना का कमांडर था, उसको मालूम चला। उसने आदेश दे दिया था कि जाओ सब पर गोलियां चला दो। तो जालियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर और निर्दोष लोगों पे उन लोगों ने आंख बंद करके गोलियां चलाई और सभी को समझिए कि उस टाइम में गोली से मार दिया था। तो भारत में बहुत ही ज़्यादा उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा निंदनीय और दुखद घटना थी। उसी के खिलाफ में कई सारे भारत के नेता ने अपनी उपाधि त्याग दी थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी नाइट की उपाधि त्याग दी थी। और अ, गांधी जी ने उस टाइम में गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने त्याग दी थी। तो ये किस टाइम या किस हत्याकांड के विरोध में इन लोगों ने अपनी अपनी उपाधि त्यागी थी? तो वो था जालियांवाला बाग हत्याकांड। इस टाइम में राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। राय बहादुर की उपाधि गांधी जी के दत्तक पुत्र ने त्याग दी थी, अर्थात पांचवा पुत्र जो था जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज जमनालाल बजाज इन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी। गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी। और इसी के बाद शंकरन नायर ने भी अपनी उपाधि त्याग दी थी। और शंकरन नायर ने कोर्ट में केस किया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए इतना फैक्ट बहुत ही ज्यादा हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। मास्टर द किनका उपनाम है? सुभाष चंद्र बोस का, और बोस था ये, सुभाष चंद्र बोस का, सूर्यसेन का, चित्तरंजन दास का, या बिपिन चंद्र पाल का? आंसर लगाइए, कौन सा होगा आंसर? अगर बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस का, तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था, नेताजी। गांधी जी ने इन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। बदले में इन्होंने भी राष्ट्रपिता कह दिया था। बिपिन चंद्र पाल की बात की जाए तो बिपिन चंद्र पाल को बंगाल टाइगर कहा जाता था, बंगाल टाइगर। एक और उपाधि थी इनकी, क्रांतिकारी विचारकों का जनक, क्रांतिकारी विचारों का जनक। चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि दी गई थी। चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि दी गई थी। देश बंधु और एक है दीन बंधु। तो दीन बंधु की उपाधि दी गई थी सी एफ एंड्रयूज को। सी एफ एंड्रयूज दीन बंधु है और चित्तरंजन दास देश बंधु है। इन दोनों में कंफ्यूज होता है लोग, तो इसको याद कर लीजिएगा कि चित्तरंजन दास जो थे ये अपने देश के थे, इसीलिए देश बंधु, और सी एफ एंड्रयूज अंग्रेज था, तो ये दीन बंधु। सूर्यसेन को क्या कहा जाता था? तो इनको मास्टर दा कहा जाता था। तो जिनका आंसर सूर्यसेन था करेक्ट है, सही जवाब है। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज या सभी में? तो आंसर लगाइए, आंसर लगाइए जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज। पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा में है, उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है, या कर्नाटक में है? किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? आंसर लगाइए। तो अगर बात करते हैं उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड में भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध उत्तराखंड में, इसका नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध।
जो कि कौन सी नदी पे है, तो भागीरथी नदी पे है। ये उत्तराखंड में है। और अगर उड़ीसा में देखा जाए तो उड़ीसा के संभलपुर जिला में महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध है। इसका नाम है हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो चलिए, अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए, इस क्लास में इतना ही क्वेश्चन है, अब अगला क्लास लेकर आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट।